तेरी एक अदा बेनिसार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तेरी एक अदा बेनिसार है, मुझे क्यों न हो तेरी यार हो। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गज़ब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबां तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तेरी एक अदा पे निसार है। पढ़ाई खत्म करने के बाद दिलीप साहब मुंबई से पुणे आ गए। वहां उन्होंने ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में मैनेजर की नौकरी कर ली। उन्हें पगार के रूप में 35 रुपए महीने मिला करते थे। कुछ समय बाद वो मुंबई आए और वहां उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई, जो उस समय की सुपरस्टार हुआ करती थीं। देविका रानी दिलीप कुमार साहब की शख्सियत और बोलने के अंदाज से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने बिना किसी स्क्रीन टेस्ट के उन्हें फिल्म ज्वार भाटा के लिए साइन कर लिया। ये बात है 1944 की और इस समय दिलीप साहब की उम्र थी 22 साल। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। तू कहे अगर, और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं। तू कहे अगर, तू सरगम है, मैं साज हूँ तू सरगम है। देती जा सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको। मैं राग हूँ तू बीना है, तू बीना है। जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हर दम आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं। तू कहे अगर, समझू या तू जाने, हाँ जाने। इन बोलों में तू ही तू है, मैं समझू या तू जाने, हाँ जाने। इनमें है कहानी मेरी,
इनमें है तेरे अफसाने, इनमें है तेरे अफसाने। तू साज उठा उल्फत का, मैं झूम के गाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। तू कहे अगर। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। अभी तो दास्तान शुरू हुई है दिलीप कुमार साहब के फिल्मी सफर की शुरुआत की। ये सिलसिला जारी रहेगा भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हम जिनसे रिश्तों को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया नाजायज, जायज ठहराने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। परस्तों के हुकूक के लंबरदारों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार मायूसी, कहा लड़ाई जारी रहेगी। तरुण तेजपाल की मुश्किलें बरकरार, गोवा सेशन कोर्ट ने भेजा 12 रोज के लिए अदालती तहवील में। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में सर्दी से बच्चों की अमवात का मामला, मरकजी टीम आज करेगी दौरा, लेगी हालात का जायजा। दिल्ली में हुकूमत साजी पर तातुल बरकरार, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत बनाने के लिए बुला सकते हैं बीजेपी को। और जनूबी अफ्रीका में आखिरी वनडे आज, टीम इंडिया के पास इज्जत बचाने का आखिरी मौका।
शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हम जिनसे ताल्लुकात को जायज ठहराने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2 जुलाई 2009 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कई अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला अदालतों के जरिए हल किया जाने वाला नहीं, बल्कि यह काम मुकन्नना का है कि वो हमजिनसी ताल्लुकात को नाजायज ठहराने वाली आइन की दफा 377 को खत्म करने के बारे में फैसला करे। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इन तमाम अर्जियों पर आज जस्टिस G.S. सिंघवी और जस्टिस S.J. मुखोपाध्याय की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है और उन्होंने कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और अगर यूनियन ऑफ इंडिया इसको अपने स्टैट्यूट बुक से हटाना चाहती है तो उनको अपनी लिबर्टी है। लेकिन जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और 377 आईपीसी एक प्रॉपर प्रोविजन है और क्रिमिनलिटी जो उसमें इन्वॉल्व है वो रहेगी। उधर हमजिन्स परस्तों के हुकूक के अलंबरदार तंजीमों के वकील ने फैसले पर यह रद्द अमल जाहिर किया। सर्वोच्च न्यायालय के बेंच से उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट को जो फैसला था जिसमें धारा 377 गैर जिम्मेदारी बताई गई थी वो फैसला उन्होंने रद्द कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला है वो अभी लागू नहीं है। हमें पूरा जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है वो मिला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो मिला नहीं है, तो हम आपको पूरा बता नहीं सकते हैं ब्यौरे से कि क्या लिखा गया है। लेकिन जो अभी उन्होंने ऑर्डर बताया था खुलेआम कोर्ट में वो ऐसे लिखा है, ऐसे प्रकट किया उन्होंने कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट जिसमें के राइट्स को कानूनी बना दिया गया था वो रद्द कर दिया गया है। वहीं इस फैसले को हमजिन्स परस्तों और उनके हुकूक के अलंबरदारों ने एक बड़े झटके से ताबीर किया है, लेकिन उनका कहना है कि हुकूक हासिल करने के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। Country back, and the whole world is moving forward on human rights issues. Our country is going back. It's a very, very bad judgment. I was so trusting about the Supreme Court judgment, which is top court in this country, and I'm very disappointed. I'm also very proud to be a transsexual woman. Yes, of course, people who does indulging in sex of same sex, it could be completely privacy. I think the Constitution of India has been failed to give a judgment for these oppressed communities. I'm very, very sad to share this. Tremendously disappointing, and there were a lot of hopes vested. It had been a long fight of 13 years. So we are terribly, terribly disappointed with the verdict, and extremely disappointed and saddened, and I have no words that can explain my disappointment. And I just hope that we will not go back to our closets and fight stronger, be louder, and ensure that 377 is out of the law books immediately. Deeply disappointed. We thought that the Supreme Court would use this opportunity to make a historic judgment like the Delhi High Court had done, keeping in that mind, because the Delhi High Court had done such a wonderful job. And now this is such a setback that this is a denying of rights of a set of people who, just the day after, yesterday was the World Human Rights Day, and today we go back denying a set of people their rights. हमजिन्स परस्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजहबी रहनुमाओं के रद्द अमल सामने आ रहे हैं। ईसाई मजहबी रहनुमा फादर डोमिनिक एमोनियोल ने कहा है कि हमजिन्स परस्तों को मुजरिम नहीं मानना चाहिए। केस हैं वो बढ़ेंगे और जो सरकार ये लोगों को मिल जाएगी तो इस प्रकार के अपराध और बढ़ेंगे। और हम तो ये सदा कहते आए हैं कि चर्च इसका सदा विरोध करता रहा है, मतलब कि जो समलैंगिक संबंध हैं वो हम हमेशा इसके विरुद्ध रहे हैं, परंतु हम उनको क्रिमिनल्स या अपराधी नहीं मानते हैं।
वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जफर याब जिलानी ने हमजिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। ये इस मुल्क में सभी मज़ाहिब के मानने वालों की जो आस्था है उसके खिलाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और मैं ये समझता हूं कि ये इस देश में की जो सभ्यता है वो सभ्यता सभी धर्मों पर आधारित सभ्यता है। इसलिए ये इस देश की सभ्यता को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखने के लिए ये फैसला दिया है। लेकिन वो चाहते थे कि हमको हर किस्म की आज़ादी हो, अगर वो कहीं पर नंगे रहना चाहे तो उसके नंगे रहने की भी आज़ादी हो, गालिबन इस पर रोक लगेगी। हमजिन्स परस्ती के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर कानून अश्विनी कुमार ने कहा है कि दफा 377 के खात्मे का काम सिर्फ पार्लियामेंट का है। नहीं है, पर आप लोगों को बदल रहा है कि अगर ऐसा है तो जहां तक कानून का सवाल है वो सर्वोच्च है, वो अंतिम है, उसके ऊपर टिप्पणी करना अभी मुनासिब नहीं है क्योंकि हमने जजमेंट तो मुझे लगाता है हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसको चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना होगा, उसके बाद ही कोई इस पर विचार किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने का अगर कोई बदलने का फैसला हो तो एक ही रास्ता है कि पार्लियामेंट नया कानून लाए, मगर इससे अधिक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिप्पणी करना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तेजपाल की साथी खातून सहाफी के साथ जिनसी छेड़छाड़ के मामले में फंसे तहलका के बानी तरुण तेजपाल की मुश्किलें कम होने में नहीं आ रही हैं। गोवा सेशन और जिला अदालत ने आज तेजपाल को 12 रोज के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। तेजपाल को पुलिस तहवील की मुद्दत खत्म होने के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। तेजपाल के खिलाफ आईपीसी के मुख्तलिफ दफात के तहत इल्जामात लगाए गए हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। ब्रेक के बाद रुख करेंगे मुजफ्फरनगर का, जहां फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला संगीन नोयत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान शामली और मुजफ्फरनगर अजला में कायम इन कैंपों में सर्दी और दीगर वजूहात से तकरीबन
40 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात का जायजा लेने के लिए आज एक मरकजी टीम इन कैंपों का दौरा करने वाली है। इस टीम में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के साथ साथ कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल और बहबूदी अतफाल के महकमे के हुक्काम और डॉक्टर भी शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर और शामली में फसाद मुतासरीन की हालत पहले से ज्यादा खस्ता है। हुकूमत की जानिब से मिलने वाली मदद भी इन्हें बंद कर दी गई है। यहां मौजूद हजारों मुतासरीन के पास ना अशियाए खुर्दनी है और ना ही सर्दी से बचने के सामान। आंधी गुजर जाने के बाद मुजफ्फरनगर और शामली के राहत कैंपों में हजारों फसादजदा मुतासरीन ने पनाह ली थी। गुजरते वक्त ने इनमें से कुछ अफराद के जख्मों पर राहत का मरहम जरूर रखा है, लेकिन ज्यादातर अफराद फसाद के खौफ और हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार होकर आज तक कैंपों में एक मुहाजिर की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। 3 माह का अरसा समाजी और मिली तंजीमों की मदद और हुकूमत के सरकारी मदद के वादों के साथ गुजर गया। अकेले शामली, मलकपुर और कांधला राहत जैसे कैंपों में मुतासरीन की तादाद 2 से 4 हजार तक है। ये राहत कैंप अब समाजी तंजीमों की थोड़ी बहुत मदद के भरोसे ही चल रहे हैं। कि सरकार की 14,000 आदमी थे उस वक्त पर 1 किलो चाय भेजी थी उन्होंने, और अभी दूध का मसला क्या है तो अभी 2-3 दिन से वो भी बंद हो चुका है और आगे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा हमें तो कोई दूध भी बंद हो गया जी। हमारे बच्चे भी दूध बिना नहीं फिरा लग रहे तड़कते। हम तो बहुत परेशान है, हमें कोई वो नहीं मिल रही ना सरकारी ना कुछ नहीं कर रहा हमारी गाल तो सरकार। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही इन कैंपों में जिंदगी गुजारने वालों के लिए मजीद मुश्किलात का दौर शुरू हो गया है। दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन रात की ठंड काटना मुश्किल हो जाता है। इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। फिलहाल तो बिल्कुल यहाँ 1.5 महीने से सरकार की तरफ से कोई राशन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल राशन बंद है। लोगों को ये हाल है कि एक टाइम खाना खा रहे हैं, एक टाइम भूखे हैं। फसाद मुतासरीन की मदद और बाज़ाबादकारी का दम भरने वाली सूबाई हुकूमत अब फसाद के असरात को रफा दफा करने के लिए कैंपों को खत्म करने का नया तरीका इख्तियार कर रही है। फसादज़दा अफराद की बाज़ाबादकारी और मदद करने के बजाय हुकूमत का सारा जोर किसी तरह फसाद मुतासरीन को कैंपों से बाहर निकालने पर है। हम शिविर का नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शिविर तो वो होता है राहत शिविर को राहत दी जाए, मतलब हमारी तरफ से कोई राहत नहीं। मुजफ्फरनगर फसादात ने बाद के हालात में एक नई तस्वीर पेश की है, जिसमें साफ नजर आता है कि यूपी हुकूमत फसाद ज़दगान की बाज़ाबादकारी के लिए संजीदा नहीं है। ईटीवी न्यूज मेरठ। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में ठंड से 40 से जायद बच्चों की अमवात पर लोकसभा ने तशवीश का इजहार किया। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने आज इजलास के आगाज पर रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात पर ताजियत का इजहार किया और इन फौत शुदा बच्चों के एहतराम में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने जेपीसी रिपोर्ट के मामले में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के तरीकेकार को गैर मुनासिब करार देते हुए कहा कि हम जेपीसी रिपोर्ट पर बहस नहीं बल्कि इसके पेश होने के खिलाफ थे। जहां तक जेपीसी रिपोर्ट का सवाल है तो सदन में लोकसभा स्पीकर ने हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया और अब प्रेस स्टेटमेंट लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा इशू किया जा रहा है सफाई देते हुए कि नियम और कानून क्या है। इसकी चर्चा तो सदन में होनी चाहिए ना। हमने ये नहीं कहा कि हम उस पर जेपीसी रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं। हमने ये कहा था लिख के स्पीकर को कि ये रिपोर्ट पेश होना ही नहीं देना चाहिए। और इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जब कोई मंत्री कागज पेश करने के लिए खड़ा होता है और कोई सदस्य अगर सही एतराज करता है तो उस कागज को टेबल पर रखने से मंत्री को रोक दिया जाता है। और अब बात करेंगे दिल्ली की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल अभी बरकरार है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गैर मशरूत तायद करने का इशारा दे चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि वो किसी जमात की तायद न लेंगे न देंगे। इस बीच बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ कर सकते हैं।
दिल्ली में ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। मुनक़सिम अवामी फैसले से सियासी जमातें तजब्जुब का शिकार हैं। सियासी तजस्सुस के दरमियान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की हिमायत करने के इशारे दिए हैं। दिल्ली असेंबली के नौमंतखब कांग्रेस एमएलएज की कल मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली उमूर के पार्टी इंचार्ज शकील अहमद ने बताया कि कांग्रेस के कुछ लीडर आम आदमी पार्टी की गैर मशरूत तायद करने की हिमायत में हैं। कई लोगों की राय है, हमारे जो दिल्ली के सीनियर लीडर्स हैं उनकी ये राय है कि हमको बिना शर्त बाहर से समर्थन करना चाहिए। हमने अपने विधायकों से भी बात की है और इन सबको जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनके सामने रखेंगे और जो उनका निर्णय होगा वो हमारे विधायकों ने भी कहा है कि मानेंगे। हम सब लोगों को वो होगा और जब वो कोई निर्णय हो जाएगा तब हम आपको उसकी सूचना देंगे। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने तायद लेने या फिर किसी भी जमात को तायद देने से इनकार किया है। हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है। ना हम सपोर्ट लेंगे ना हम सपोर्ट देंगे, सवाल ही नहीं उठा। इससे कबल कांग्रेस के एक और लीडर राज बब्बर ने मशवरा दिया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को मिलकर हुकूमत तश्कील देनी चाहिए। बब्बर ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने दोनों जमातों पर भरोसा जताया है, इसलिए दोनों को मिलकर अवाम से किए गए वादों को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर दिल्ली बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हर्षवर्धन ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी और न ही किसी पार्टी की हिमायत करेगी। मेरी बाइट कल है, कोई मेरी बाइट आज है यार। कांग्रेस ने कहा कि समर्थन देने को तैयार है हम आपको, वो भी अनकंडीशनल। और आप बी टीम बता। हाँ, तो हम कहते हैं आप बनाए ना, जो है आप सरकार बनाए, कांग्रेस के समर्थन से हम स्वागत करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। हम हर चीज के लिए तैयार है, हम हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, लेकिन हम जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। और अब आइए दिल्ली की सियासी सूरत हाल, जो मौजूदा वहां की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ईटीवी नुमाइंदे दिल्ली से पुष्कल जुड़ चुके हैं। पुष्कल, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब बीजेपी को बुला सकते हैं और हुकूमत के लिए उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं बता दूं कल जिस तरह से चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद अब पूरा जो दामोदार है एलजी के हाथ में आ गया है कि एलजी अब किसे बुलाती है। लेकिन जहां तक अगर संवैधानिक पहलुओं की बात करें तो अब एलजी सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को बुलाएगी। लेकिन अभी आजकल में हो सकता है कि देर शाम एलजी बीजेपी को आमंत्रण करने के लिए कोई पत्र भेजे, उसके बाद बीजेपी का क्या रुख होता है ये बात की बात है। लेकिन जहां तक विकल्प का सवाल है, अब पूरा मामला एलजी के हाथ में है और एलजी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को पहले बुलाएगी। अगर बीजेपी मना कर देती है सरकार बनाने से तो उसके बाद उनका दूसरा दांव आम आदमी पार्टी की तरफ होगा, जो 28 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अब पूरा ये मामला एलजी के हाथों में आ गया है। अब एलजी ही इस पूरे मामले को टैकल कर रही है कि आगे दिल्ली में सरकार बनने के लिए क्या क्या विकल्प हो रहे हैं और क्या क्या जो संभावना है उसको तलाश रहे हैं। जी पुष्कल, अभी तक तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ना वो किसी से हिमायत लेगी ना वो किसी को हिमायत देगी। अब बीजेपी का बयान भी सामने आया, हर्षवर्धन ने भी कहा है ना वो किसी को समर्थन देंगे ना किसी से समर्थन लेंगे। ऐसे में जो सियासी मंजरनामा है वो काफी पेचीदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो जिस तरह से आपने ये कहा कि पहले आम आदमी पार्टी जब से पूरे रिजल्ट आए तब से ये बोले कि ना वो किसी से हिमायत लेगी ना हिमायत देगी। लेकिन कल जिस तरह से बीजेपी का बयान आया है कि वो तोड़ मरोड़ कर सरकार नहीं बनाने वाली है। लेकिन कल जिस तरह से देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है जिसमें मोदी, जेटली, हर्षवर्धन और गडकरी साहब थे, तो कहीं ना कहीं कुछ जो ऑप्शन है जरूर खुले हुए हैं बीजेपी के लिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो तोड़ फोड़ कर सरकार नहीं बनाने वाली है। और आगे और कल जिस तरह से दिन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने विधायकों और जो
उम्मीदवार है उनसे साफ तौर पर कहा कि चुनाव के लिए तैयार हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक संदेश बीजेपी की तरफ से साफ जाता है कि वो चुनाव के लिए तैयार है और न वो पार्टी सरकार बनाएंगे और न किसी का समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मामला जरूर एलजी के लिए पेचीदा जरूर हो जाता है कि अगर दोनों पार्टियां मना कर देती हैं